हेलो दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। हम जानते हैं हमारी CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के ऊपर सीरीज चल रही है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम्स को चालू कर दिया था, रियल एनालिसिस में नंबर सिस्टम को। तो देखिए, आज हम क्या देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि किसी भी नंबर सिस्टम को ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ करेंगे। किसी भी नंबर सिस्टम को हमें क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। अभी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए, अ नंबर सिस्टम इज said to be an ordered structure if it satisfies the फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। किसी भी नंबर सिस्टम को आप ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर तभी कहेंगे जब वो इन कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। वो खास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी, है ना। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी हमसे कि आप नंबर सिस्टम जो आप जिससे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें से दो एलिमेंट्स उठाइए और उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में सिर्फ कुछ ही रिलेशन हो सकते हैं। मैं उन्हें यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम, ना ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ अ नंबर सिस्टम, देन इनके बीच में सिर्फ कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं? या तो ए और बी एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर ए लेस देन होगा बी से, या फिर बी, या फिर इसी को लिख दो सॉरी, ए ग्रेटर देन होगा बी से। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी। या तो वो दोनों बराबर होंगे, या तो वो एक दूसरे से छोटे या फिर बड़े होंगे। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी। तो ये पहला ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। अभी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या है? इसमें हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ये भी आपने सुने होंगे। तो देखिए ना, यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर सिस्टम। ये हमारे नंबर सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। एंड हमें एक बात और दी गई है कि A किससे बड़ा है? B से बड़ा है। साथ में B किससे बड़ा है? C से बड़ा है। अब इन दोनों सिचुएशंस का मतलब कौन सी? ये दोनों कि A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। ये हमें इंप्लाई करती है कि A इज ग्रेटर देन C। कहने का मतलब ये कि आप यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें, एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको दे दूं, आपने एक नंबर ले लिया है, बोला कि 3 इज ग्रेटर देन 2 और आपने कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही बात है। तो ये हर कोई जानता है कि 3 इज ग्रेटर देन 1 ही होगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। अगला जो हमारा लॉ आता है वो है ऑर्डर कंपेटिबिलिटी ऑफ अ नंबर सिस्टम with respect to addition। अब ये क्या है? ऑर्डर कंपेटिबिलिटी ऑफ अ नंबर सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। ये एडिशन है दोस्तों, है ना, एडिशन। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि मान लीजिए आपने नंबर ले लिए, 3 नंबर ले लीजिए। लेट ए बी एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर सिस्टम, है ना। देन यदि आपने कहा कि A और B के बीच का जो रिलेशन है कि A किससे बड़ा है? B से बड़ा है, तो ये जो C है
ये सी किस काम आएगा? तो मैं बोलूंगा इस सी को यदि इन दोनों साइड ऐड कर दूंगा ना तो भी इस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि मैं ए में सी ऐड कर दूं और बी में भी सी ऐड कर दूं तो भी ये रिलेशन चेंज नहीं होगा। आप बोलेंगे एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि आपने बोला कोई भी नंबर ले लीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2, आपने ये दो नंबर्स ले लिए, ठीक। तो मैं ए की जगह 3 लिख दे रहा हूं और बी की जगह 2 लिख दे रहा हूं। अब देखते हैं, आप कोई भी नंबर है ना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। मान लीजिए आपने पॉजिटिव नंबर लिया, आपने पॉजिटिव नंबर में 1 लिया, 1 लिया, आपने 1 ऐड किया दोनों साइड, आप अच्छे जानते हैं रिलेशन बिल्कुल फॉलो हो रहा है। 3 + 1 4 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। एंड जाहिर सी बात है कि जो 4 है वो 3 से बड़ा ही होगा। सर क्या नेगेटिव नंबर में फॉलो होगा? बिल्कुल होगा। इन्हीं नंबरों में देख लेते हैं, हमने ये ले लिया 3 और 2, हमने बोला सर नेगेटिव नंबर फॉलो होगा, बिल्कुल होगा। आपने लिया यहाँ पे मान लीजिए -1, यहाँ पे भी ले लिया -1, 3 में से 1 गया बचा 2 और 2 में से 1 गया बचा 1। देखिए अभी भी रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप नेगेटिव नंबर ले रहे हैं या पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। फॉलो क्या होता है कि यदि आप उस नंबर सिस्टम को बोल रहे हैं कि वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, तो इन दो नंबर्स के बीच का यदि रिलेशन आ चुका है तो इनमें आप दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस रिलेशन को। अगला एक और होता है ऑर्डर कंपेटिबिलिटी ऑफ ए नंबर सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, डिफरेंशिएशन किया होगा आपने, ये शॉर्टकट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन या फिर डॉट, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे भी वही बात चलेगी। कौन सी बात? कि आपने लिए लेट ए बी एंड सी ऐसा आपको लेना है जो कि 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव है ना, ये मस्ट कंडीशन है कि सी शुड बी पॉजिटिव, आर एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर सिस्टम, ठीक। और ऐसे में यदि आप बोलते हैं कि जो आपका ए है वो ग्रेटर देन बी है, सेम कंडीशन अप्लाई जो यहां पे हुई थी कि यदि आप दोनों साइड सी का मल्टीप्लीकेशन भी लेते हैं, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी ही आएगा। आप बोलेंगे एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल से कई लोग एग्जाम्पल समझ गए होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक। और एक सी आप अपने मन से कोई भी चुन लीजिए, मान लीजिए आपने सी चुन लिया 4, ठीक। तो ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए की जगह 3 और बी की जगह लिख दे रहा हूं 2। आपने नंबर चुना है 4, ठीक है ना। तो यदि आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो अच्छे से जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। देखिए चेंज नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर सी पॉजिटिव क्यों, तो समझ गए होंगे इनइक्वालिटी में जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इस कंडीशन को याद रखें कि सी शुड बी ग्रेटर देन 0, सी शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पे हमारे को ये बात समझ में आई कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को, है ना, याद रखिएगा मैंने अभी किसी भी नंबर सिस्टम का नाम नहीं लिया है, तो कोई भी नंबर सिस्टम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर तभी कहलाएगा जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा। पहली है आपकी लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी, यानी कि जिसमें आप 2 नंबर्स लोगे तो उन 2 नंबर्स में आपको यही 3 रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या तो वही नंबर उस दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो यही बस कंडीशन अप्लाई है। आप ए को देखिए, आप सिर्फ ए को देखिए कि ए का बी के साथ कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है, यही रिलेशन हो सकता है, या तो वो बी के बराबर होगा, या तो बी से छोटा होगा, या तो बी से बड़ा होगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोनी। दूसरा आ जाता है आपका क्या, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। आपने कोई भी 3 नंबर लिए, जिस नंबर सिस्टम को आप ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर प्रूफ कर रहे हैं उसमें से आपने कोई भी 3 नंबर लिए और आपने कह दिया कि भैया जो मैंने 3 नंबर उठाए हैं उनमें रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले से बड़ा है और जो दूसरा वाला नंबर है वो तीसरे वाले से बड़ा है, तो जो पहला वाला होगा वो तीसरे वाले से ऑटोमेटिकली बड़ा प्रूफ हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं हमने प्रूफ भी किया। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या ये सिर्फ ग्रेटर देन के लिए है? मैं बोलूंगा नहीं, ये स्मॉलर के लिए भी होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। हालांकि पता है यार यदि इधर से ट्रू है तो इधर से भी ट्रू ही होगा। तो यदि कोई एक नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा है ना, जैसे मैं ये लिख दूं 1 is less than 2
एंड 2 इज लेस देन 3। तो ये बताओ कौन नहीं जानता कि 1 इज लेस देन 3 होगा? इसी चीज को अपोजिट वे में लिखा हुआ है बस, है ना। तो देखिए याद रखिएगा, ग्रेटर देन के लिए भी और स्मॉलर देन के लिए भी ये लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी होल्ड होना चाहिए यदि आप उसको क्या प्रूफ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तीसरा है आपका ऑर्डर कंपेटिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में आप जान रहे हैं कि आपने 3 एलिमेंट्स लिए हैं अपने नंबर सिस्टम के, और उसमें आपने रिलेशन दिया हुआ है कि जो पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है या छोटा है। तो यदि आप उसमें कोई एक अलग से नंबर उसी नंबर सिस्टम का लेते हैं और दोनों साइड ऐड कर देते हैं, उस लिए हुए रिलेशन में कोई भी फर्क महसूस आपको नहीं होगा। अगला है आपका ऑर्डर कंपेटिबिलिटी नंबर सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या कहा गया कि यदि वही बात कि आपने 2 नंबर चुन लिए हैं लेकिन सी आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि मैं बता चुका हूं नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव यदि लेते हैं आप इसमें, और जैसे ही आप इसमें प्रूफ करते हैं इस चीज को, तो आपको पता चलेगा कि यहां पे भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो यदि कोई भी नंबर सिस्टम ये चारों प्रॉपर्टीज को लेके चलता है, हम उस नंबर सिस्टम को ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में कौन कौन से नंबर सिस्टम ऑर्डर स्ट्रक्चर होते हैं, या मैक्सिमम ऑलमोस्ट बोल रहा हूं सभी होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर सिस्टम एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। आप नेचुरल नंबर सिस्टम के कोई भी 2 नंबर लो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने लिया 1 और 2 यदि आपने लिया तो आप जानते हो 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा कि 1 2 से छोटा है। तो इन्हीं तीनों में से याद रखिएगा और लिखा हुआ है ना, एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ तो किसी के लिए भी नहीं हो सकता यार, एक साथ किन्हीं भी नंबर के लिए तीनों कंडीशन एट अ टाइम प्रूफ नहीं हो सकती हैं, इसलिए यहां पे और लगा, वरना मैं एंड लगाता, ठीक है ना। और फिर नेचुरल नंबर सिस्टम में से आपने कोई भी 3 नंबर लिए 1 2 3, हमने यहां पे एग्जांपल ही लिया, ये नेचुरल नंबर्स हैं। यदि ये तीनों नंबर आपने लिए हैं, तो यदि पहला वाला दूसरे से बड़ा है, दूसरा वाला तीसरे से बड़ा है, तो पहला वाला तीसरे से बड़ा होगा। तो ये मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर सिस्टम आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल में ही नेचुरल नंबर्स के हमने एग्जांपल लिए हैं। तो नेचुरल नंबर सिस्टम एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने घर पे एज अ एक्सरसाइज फ्रॉम माय साइड कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम भी क्या है, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। आप ले ले इंटीजर का सेट भी एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। कौन नहीं है, तो देखिए इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको बता सकता हूं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते होंगे, आप सब इतने हायर क्लास में हायर लेवल पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर होता है और किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। या फिर यदि आपको ये बात नहीं पता है तो कम से कम आपने ये तो सुना ही होगा कि कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन अ आर्गेंट प्लेन। आपने कार्टेशियन प्लेन में भी सुना होगा कि किन्हीं भी 2 वेक्टर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसी तरह आर्गेंट प्लेन में आप किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार हर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में यूनिक पोजीशन दिखाता है। यदि मैं यहां पे बोलूंगा कि यार यहां पे कोई पॉइंट है x1 y1, तो जो अगला कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो कहीं और होगा, इसी जगह पे थोड़ी मौजूद होगा, वो तो किसी और जगह पे मौजूद होगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि सर ये यहां है, सर ये यहां है, बताइए कौन सा बड़ा है ना। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, प्लेन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को इस तरीके से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना। कौन बताएगा कि 1 1 बड़ा है कि 2 1 बड़ा है? अरे ये बड़े थोड़ी हैं, ये थोड़ी बोल सकता हूं कि ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है, बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि 1 1 का तो मतलब ये है कि आप x एक्सिस में 1 टाइम चले और y एक्सिस में 1 चले, तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल गया। ये आपको बता रहा है कि 2 में इतना चले, 1 में इतना चले। यहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू वाली कोई बात नहीं होती। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं बता रहा। तो ये बात आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए आइए देखते हैं अपन आगे का क्या पढ़ना है अपने, है ना। तो देखिए दोस्तों, अच्छा पिछले लेक्चर में मैं आपको कुछ बातें बताना भूल गया था, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, लेकिन हमने एक बात नहीं देखी थी कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती थी, है। मैं जानता हूँ सब जानते हैं, लेकिन आप प्लीज गौर से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। CSIR की तैयारी करा रहे हैं तो मैं चाहता हूं जितनी भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सब लेके चलेंगे, बिल्कुल आगे कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप जानते हैं कि इट इज अ यूनियन ऑफ
ना, इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों की यूनियन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि रियल नंबर कैसे बनता है, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के कॉम्प्लीमेंट यानी कि इर्रेशनल नंबर, इसी को कहा जाता है क्या, कि इट इज नथिंग बट अ रियल नंबर सिस्टम। अच्छा, यदि ये रियल नंबर सिस्टम है तो आपको एक बात और मैंने बताई है रैशनल नंबर्स के बारे में, है ना। रैशनल नंबर के बारे में क्या बताई है मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर में खासियत ये थी कि एक तो होता है उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये बात आपको सभी को पता है। तो सर ये बताने वाली क्या बात है, देखिए आगे देखते जाइए। यदि ये टर्मिनेटिंग एक डेसिमल एक्सपांशन वाला होगा और जो दूसरा होगा वो हर कोई जानता है कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है ना, या रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये लिख दिया हमने भैया। अब आप दोनों को आप सबको इनके एग्जांपल भी पता होंगे इन दोनों के। टर्मिनेटिंग कौन से, जैसे मैंने बोला 0.25, मैंने बोल दिया 6.5, मैंने बोल दिया 3.21, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नॉन टर्मिनेटिंग और पर रिपीटिंग, जैसे कि मैंने बोल दिया 0.6 बार, या फिर मैंने बोल दिया 0.72 बार, या फिर मैंने बोल दिया मान लीजिए 0.3472 बार। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये दोनों तो रैशनल के फॉर्म है। सर इसमें नया क्या है, तो मैं यहां पे कुछ बातें क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से वो दो तरह के होते हैं, पहला जो होता है यहां पे लिख देते हैं, जो पहले नंबर का होता है उसे कहा जाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है ना, ये पहला होता है। अब इसमें क्या खास बात होती है, तो मैं बोलूंगा यार इसमें यही खास बात होती है कि डेसिमल in which all the digits after the decimal point are repeating, है ना, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं यदि वो रिपीट हो रही हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल में ये देखिए, ये 0.6 बार, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उनमें सीधे बार लग जाएगा, 0.72 बार पूरा का पूरा। तो सर अगला वाला कौन सा है, अगला वाला हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, जिसको कहा जाता है मिक्स्ड रिकरिंग। ये स्पेलिंग वगैरह आप लोग देखते रहिएगा रिकरिंग वगैरह की, एक्सपांशन। तो देखिए प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग, मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, फिर मैं बता देता हूं क्या होगा कि अ डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन पॉइंट, है ना, एट लीस्ट वन डिजिट आफ्टर। अच्छा, अब इसके बाद अपने को एक और टॉपिक देखना है, जाइएगा नहीं, अपने को क्या देखना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हमें नंबर सिस्टम को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताना है। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले कि एटलीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, है ना, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ना क्या लिखा, अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड, सॉरी ना, इज नॉट रिपीटेड, जो रिपीट ना हो, एंड देन सम डिजिट्स आर रिपीटेड, उसके बाद की जो डिजिट्स हो वो रिपीटेड हो। तो एग्जांपल में मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे, है ना, कौन सा, जैसे कि ये वाला ले लीजिए, ये
3.4, देखिए पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद के रिपीट हो रहे हैं 7 2, है ना। इस तरह का कोई भी एग्जांपल जैसे आपने ले लिया 4.7111, तो ये वाले है ना 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो कम से कम एक डिजिट, एक से ज्यादा भी चलेंगे, जैसे आपने बोला 4.324 पॉइंट दोबारा नहीं 24 है ना। एक के बाद है ना डेसिमल पॉइंट के बाद आप देख पा रहे होंगे तीनों डिजिट इनमें बार नहीं लगा, उसके बाद हो रहे हैं, तो इस तरह के क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। जबकि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डायरेक्ट सारे रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें प्योर रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। अब देखिए इसी में मैं आपको अब आगे बता देता हूं टॉपिक में कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसे मिटा दूं मैं ना, होप सो आप सबने लिख लिया होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी रहती हैं, पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी नंबर सिस्टम को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हर कोई जानता है कि अ नंबर सिस्टम इज said to be an algebraic structure if it is closed with respect to addition and multiplication। किसी भी नंबर सिस्टम को यदि आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताना चाहते हैं तो वो नंबर सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यदि ऐसा होगा, है ना, जैसे एक एग्जांपल में ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया एक नंबर सिस्टम ले लिया, उस नंबर सिस्टम का आप नाम दे दिए ए, ये आपका नंबर सिस्टम नाम ए है ना, मैं अभी वो वाली यूज नहीं कर रहा हूं नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह, है ना। आपने एक नेचुरल नंबर, आपने एक सेट ले लिया, सेट ए, है ना, ये आपका एक नंबर सिस्टम है। अब आपने कहा कि है ना यदि इसमें से कोई दो एलिमेंट उठा लिए, मान लीजिए ए और बी, इसके दो एलिमेंट हैं, तो आपने कहा कि जब ए प्लस बी हो या फिर ए इंटू बी हो, जब आप ए प्लस बी करोगे और ए इंटू बी करोगे तो आप देखोगे जो रिजल्ट आ रहा होगा वो उसी नंबर सिस्टम में से आ रहा होगा, उसी सेट में से आ रहा होगा। यदि ऐसा हुआ तो वो जो नंबर सिस्टम था, आप उसको क्या बोलोगे कि इट इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपने बाइनरी ऑपरेशन वगैरह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी CSIR में ही हमारा जो अगला सब्जेक्ट है एल्जेब्रा हम चालू करेंगे, है ना, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा हम चालू करेंगे। आपको कल से लेक्चर मिलने लग जाएंगे जिसमें मैं ये सारी बातें बताऊंगा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ किया जाता है, ग्रुप थ्योरी क्या है, फील्ड थ्योरी क्या है, वो सारी बातें हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हो कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। आपने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, ठीक है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपने क्या किया, आपने इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को डाल दिया। अब आपने दो नंबर लिए, दो नेचुरल नंबर्स लिए, उन दोनों के बीच में जब आप एडिशन लगाएंगे 1 + 2, आपका आंसर आएगा 3, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि उसी सेट में आ रहा होगा। जहां पे आपका जो 1 है वो भी एक नेचुरल नंबर है, जो आपका 2 है वो भी एक नेचुरल नंबर है। उसी तरीके से आपने दो नंबर ले लिए, मान लीजिए 2 और 3, इनके बीच में आपने मल्टीप्लीकेशन लगाया, 2 भी एक नेचुरल नंबर है और 3 भी एक नेचुरल नंबर है। जब आपने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो भी एक नेचुरल नंबर ही है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होगा, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो बाहर नहीं जाएगा उस नंबर सिस्टम से। तो हम इसको ऐसे एक न्यू सर्कल वाले डब्बे में भर देंगे। इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को जो आपको दिख रहा है ना n प्लस डॉट एक ब्रैकेट के अंदर, इसी चीज को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है दोस्तों। इसी चीज को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना, कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। नहीं समझे हैं तो हमारी कल वैसे भी ये सीरीज चालू होने वाली है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की, तो आपको वहां पे वो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, कौन कौन से नंबर सिस्टम है जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो आप जानते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर सिस्टम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका इंटीजर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका रैशनल नंबर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। या ओ भाई, यहाँ अच्छा याद आया, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा,
वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ऑर्डर्ड नहीं होता लेकिन एल्जेब्रिक होता है। क्यों? क्योंकि आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जिसको ये बात नहीं पता तो मेरा एक नया चैनल चल रहा है डिस्कशन विद मनोज, जहां पे ऑलरेडी मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 3 लेक्चर अब तक डल चुके हैं और कल या परसों में चौथा डलने वाला है। वहां पे मैंने सारी बातें एक्सप्लेन करी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वहां पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है जबकि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस बात का ध्यान रहे, है ना। अब जैसे एक इर्रेशनल नंबर को हम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल। तो ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। कैसे नहीं है? बहुत ही सिंपल है, आप प्रूव कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 2 रैशनल नंबर लिए, है ना। फिर से मैं बता रहा हूं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उस नंबर सिस्टम को जिसको आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताना चाहते हो उसमें से 2 नंबर उठाओ, दोनों को ऐड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला एक √2, अरे इर्रेशनल नंबर होता है भाई। या फिर इसका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने -√2 के साथ, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो -2 आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करता इसमें डिजर्व। क्यों? क्योंकि ये तो एक रैशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों एक इर्रेशनल नंबर सिस्टम एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी, होप सो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए आप तैयार रहिए, कल हम नई लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। मैं एक साथ बहुत सारे कोर्सेज पे आप काम करने लग गया हूं। मैं यूपीएससी के लिए भी काम कर रहा हूं, अभी कुछ दिनों में उसके लेक्चर्स चालू होने वाले हैं। तो यार मैं चाहता हूं कि आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आपको सिर्फ शेयर करना और लाइक करना है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है ना। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स।